करिए सर। शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। जमीम साथियों, रात को 12 बजे के बाद में वक्फ बिल हुआ पास। अकेले बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब 12 बजे के बाद तक बीजेपी से अकेले लड़ते रहे। उनका लड़ना अपनी कौम की नुमाइंदगी करना था और बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले ऐसे सांसद थे जो मुसलमानों के मसाइल पर संसद भवन के अंदर वक्फ बिल पर बोल रहे थे। बोलने को तो और भी सांसद थे जिन्होंने बोला है, मगर जितनी तेज तर्रारी और दबंग के साथ में बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ बिल पर अपनी बात रखी है, उससे बीजेपी मिला गई है। उन्होंने एक बार और बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बार और ये साबित कर दिया कि वो काले कानून को नहीं मानते और उस वक्फ बिल की कॉपियों को फाड़कर बीजेपी के मुंह पर और अल्पसंख्यक मंत्री रिजिजू के मुंह पर एक तमाचा मार। वक्फ बिल को फाड़कर बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए इस वीडियो को देखे और देखकर कमेंट में लिखे, आई रिजेक्ट वक्फ बिल। करिए सर। शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए। और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लेगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिटी के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ बाय यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दे, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर, अगर ये बात सच है आपकी तो फिर आपको एक कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो सर, अब वक्फ बाय यूजर का मामला देखिए, मिनिस्टर साहब ने कहा कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया।
माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर डिस्प्यूट तो है, मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर। अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको, ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है, तो सर वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर। अच्छा ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का, एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको